आज हम जेनकिंस पाइपलाइंस पर गहराई से बात करने वाली हूँ। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, एक लेख है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पर है और 2 वीडियो ट्यूटोरियल भी हैं जो बिल्कुल शुरुआत से इन्हें बनाना सिखाते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जेनकिंस पाइपलाइंस शुरू तो होती हैं बड़े अच्छे इरादों से, पर कुछ ही समय में ऐसी खिचड़ी बन जाती हैं कि उन्हें संभालना एक बड़ा सिरदर्द हो जाता है। तो आज हमारा मिशन है इस खिचड़ी को सुलझाना। हम समझेंगे कि ये पाइपलाइंस हैं क्या, डेवऑप्स की दुनिया में ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और सबसे ज़रूरी, हम इन्हें उलझने से कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसका जो जो मूल विचार है वो है पाइपलाइन एज कोड। इसको ऐसा समझिए कि आप अपने सॉफ्टवेयर को बनाने, टेस्ट करने और ग्राहकों तक पहुंचाने की पूरी रेसिपी को एक कोड फाइल में लिख रहे हैं। इसका फायदा, ये रेसिपी हर बार एक ही तरह से बनती है, कोई स्टेप छूटता नहीं। जो काम बार बार करने पड़ते हैं वो अपने आप हो जाते हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखना शीशे की तरह साफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस रेसिपी को खोलते हैं। स्रोतों में 2 तरह की पाइपलाइंस का जिक्र है, डिक्लेरेटिव और स्क्रिप्टेड। सुनने में तो भारी शब्द लगते हैं, पर इनमें असल में फर्क क्या है? डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, घोषणा करने जैसी हैं। आप बस ये बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे करना है, ये जेनकिंस खुद समझ लेता है। इसका सिंटैक्स बहुत सरल और एक तय ढांचे में होता है। इसे पढ़ना और समझना बहुत आसान है, खासकर उन टीम्स के लिए जो अभी नहीं है। इसमें गलतियों की जांच के लिए पहले से ही सुविधाएं होती हैं, जो इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। और स्क्रिप्टेड पाइपलाइन? ये सुनने में ज्यादा जटिल लगती है। हाँ, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन ग्रूवी भाषा का इस्तेमाल करती है, जो जावा पर आधारित एक बहुत शक्तिशाली स्क्रिप्टिंग भाषा है। यह आपको लगभग कुछ भी करने की आज़ादी देती है। आप इसमें बहुत ही जटिल लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत है, जटिलता। इसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर टीम में किसी को ग्रूवी भाषा का गहरा ज्ञान ना हो। जैसा कि टेक वर्ल्ड विद नाना वीडियो में बताया गया है, ये जेनकिंस फाइल का पहला सिंटैक्स था, तो आपको पुरानी परियोजनाओं में ये बहुत मिलेगा। एक मिनट, अगर डिक्लेरेटिव इतनी अच्छी, सरल और भरोसेमंद है, तो फिर आज की तारीख में कोई स्क्रिप्टेड का इस्तेमाल क्यों ही करेगा? क्या पुरानी परियोजनाओं के अलावा इसका कोई और फायदा भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 99% मामलों में डिक्लेरेटिव ही सही रास्ता है। लेकिन मान लीजिए आपकी ज़रूरतें बहुत ही अनोखी हैं, जैसे आपको रन टाइम पर पाइपलाइन के चलते चलते उसके स्टेज बदलने हैं या नए स्टेज जोड़ने हैं। इस तरह के डायनामिक काम करने की जो ताकत स्क्रिप्टेड देती है, वो आज भी बेजोड़ है। पर यह एक अपवाद है, नियम नहीं। ज्यादातर टीमों के लिए डिक्लेरेटिव की सरलता और मानीकरण ही सबसे बड़ा फायदा है। समझ गई। तो ये सब एक जेनकिंस फाइल नाम की फाइल में होता है। ये कोई जादुई चीज है या बस एक टेक्स्ट फाइल? और ये काम कैसे करती है? नहीं, कोई जादू नहीं, ये बस एक सादी टेक्स्ट फाइल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फाइल आपके प्रोजेक्ट के कोड के साथ ही आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट में रहती है। जब जेनकिंस को किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कहा जाता है, तो वो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में जेनकिंस फाइल को ढूंढता है और उसमें दिए गए निर्देशों का एक-एक करके पालन करता है। ओह हाँ, अच्छा। तो कोड के साथ रहने से ये भी फायदा है कि हमारी पाइपलाइन भी वर्जनड होती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले आपकी डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया कैसी थी। चलिए अब इसके सिंटैक्स को और करीब से देखते हैं। आपने कहा कि डिक्लेरेटिव का एक तय ढांचा होता है। बिल्कुल। इसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं क्या? अरे वाह, ये तो बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल, इसे एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह ही सोचिए। जो सबसे बाहरी ब्लॉक है, पाइपलाइन, वो आपकी पूरी फैक्ट्री है। इसके अंदर एक लाइन होती है, एजेंट एनी। एजेंट को आप उस असेंबली लाइन पर काम करने वाला रोबोट या वर्कर समझिए। एजेंट एनी का मतलब है कोई भी खाली वर्कर आकर ये काम कर सकता है। जेनकिंस में ये असल में वो मशीनें होती हैं जहां आपका कोड बिल्ड और टेस्ट होता है। फिर आता है स्टेजेस ब्लॉक। ये उस असेंबली लाइन पर बने अलग-अलग स्टेशंस हैं। अच्छा, तो स्टेजेस के अंदर अलग-अलग स्टेज होते होंगे। जैसे गाड़ी बनाने में पहले ढांचा बनता है, फिर पेंट होता है। एकदम सही। हर स्टेज काम का एक तार्किक हिस्सा है, एक स्टेशन, जैसे बिल्ड स्टेशन, टेस्ट स्टेशन या डिप्लॉय स्टेशन। इससे जेनकिंस के यूजर इंटरफेस में भी सब कुछ बहुत साफ सुथरा दिखता है। आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस स्टेशन पर है, और हर स्टेज के अंदर होता है स्टेप्स ब्लॉक। ये उस स्टेशन के अंदर होने वाले छोटे छोटे काम हैं, जैसे एक एक नट बोल्ट कसना, जैसे एको बिल्डिंग लिखना या कोई शेल स्क्रिप्ट चलाना। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन वीडियो में पोस्ट सेक्शन का भी जिक्र था। ये इस असेंबली लाइन में कहाँ फिट होता है? क्या ये एक और स्टेशन है?
पोस्ट सेक्शन एक स्टेशन नहीं बल्कि वो क्वालिटी कंट्रोल और क्लीन अप टीम है जो पूरी असेंबली लाइन का काम खत्म होने के बाद आती है। चाहे गाड़ी सही सलामत बने या बीच में ही कोई गड़बड़ हो जाए, ये टीम अपना काम जरूर करेगी। इसके अंदर आप शर्तें लगा सकते हैं, जैसे ऑलवेज ब्लॉक, हमेशा चलेगा। ये मैनेजर को ईमेल भेजने के लिए बहुत अच्छा है ताकि उन्हें हमेशा पता चले कि काम पूरा हुआ या नहीं। और अगर हमें सिर्फ सफलता या विफलता पर कुछ करना हो, मतलब अगर गाड़ी सही बने तो उसे शोरूम भेजें और अगर खराब बने तो स्क्रैप यार्ड? उसके लिए सक्सेस और फेलियर ब्लॉक्स हैं। सक्सेस केवल तभी चलेगा जब सब कुछ ठीक रहा हो, शायद गाड़ी को शोरूम भेजने के लिए। और फेलियर केवल तभी चलेगा जब कुछ गड़बड़ हुई हो, शायद पूरी टीम को अलर्ट भेजने या समस्या की रिपोर्ट करने के लिए। ये आपकी पाइपलाइन को सिर्फ काम करने वाली नहीं बल्कि समझदार और प्रतिक्रियाशील बनाता है। ठीक है, बुनियादी ढांचा तो समझ आ गया, पर अब उस असली समस्या पर आते हैं। पाइपलाइन की खिचड़ी बनने से कैसे रोकें? हम इन पाइपलाइंस को सिर्फ काम करने लायक ही नहीं बल्कि कुशल और संभालने में आसान कैसे बना सकते हैं? स्रोतों में शेयर्ड लाइब्रेरीज का जिक्र है, जो एक बहुत बड़ा आइडिया लगता है। ये सिर्फ बड़ा आइडिया नहीं, ये एक गेम चेंजर है। शेयर्ड लाइब्रेरीज का मतलब है कोड का दोबारा इस्तेमाल करना। पर यह सिर्फ कोड बचाने के बारे में नहीं है, ये आपकी पूरी डेवऑप्स टीम के काम करने का तरीका बदल देता है। सोचिए, आपकी कंपनी में 10 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सभी को डॉकर इमेज बनानी है, सभी को स्लैक पर नोटिफिकेशन भेजना है और सभी को सिक्योरिटी स्कैन चलाना है। अब क्या 10 टीमें 10 अलग-अलग तरीकों से ये काम करेंगी? जाहिर है नहीं, इससे तो वही खिचड़ी बनेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यही शेयर्ड लाइब्रेरीज काम आती हैं। एक एक्सपर्ट टीम इन सामान्य कामों के लिए एक बार मजबूत कोड लिखती है और उसे एक सेंट्रल लाइब्रेरी में रख देती है। अब वो बाकी डेवलपर्स को एक पक्का रास्ता देती है। अब 100 अलग-अलग डेवलपर्स को नोटिफिकेशन भेजने के 100 तरीके नहीं खोजने पड़ते। वो बस लाइब्रेरी का एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सुरक्षित तरीके से काम करेगा। ये एक तरह से स्केलेबल गवर्नेंस है जिसे कोड में लिखा गया है। ये तो कमाल है। तो अगर कल को हमें स्लैक की जगह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर नोटिफिकेशन भेजना हो, तो हमें बस एक जगह उस लाइब्रेरी में बदलाव करना होगा। ठीक समझे, आप सिर्फ एक जगह बदलाव करते हैं और वो अपने आप सभी 10 पाइपलाइंस पर लागू हो जाता है। रखरखाव का सिरदर्द लगभग खत्म हो जाता है। अब नियंत्रण की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी असेंबली लाइन में एक बहुत महंगा प्रीमियम पेंट का स्टेशन है। हम नहीं चाहते कि हर प्रोटोटाइप पर वो महंगा पेंट इस्तेमाल हो। हम चाहते कि वो सिर्फ फाइनल मास्टर मॉडल पर ही लगे। क्या ऐसा नियंत्रण मुमकिन? इसके लिए व्हेन एक्सप्रेशन का उपयोग होता है। ये आपके असेंबली लाइन को स्मार्ट सेंसर देता है। आप हर स्टेज के अंदर एक शर्त लगा सकते हैं, जैसे व्हेन ब्रांच मास्टर। इसका मतलब है कि प्रीमियम पेंट वाला स्टेज केवल तभी चलेगा जब बिल्ड मास्टर ब्रांच पर हो रहा हो। बाकी सभी ब्रांचों के लिए जेनकिंस उस स्टेज को देखेगा, शर्त जांचेगा और उसे चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। और क्या हम इसमें और भी जटिल शर्तें जोड़ सकते हैं, जैसे मास्टर ब्रांच हो और कोड में UI फोल्डर में कोई बदलाव हुआ हो? हाँ, आप इसमें एंड और नॉट जैसी कई शर्तें जोड़ सकते हैं। ये आपको अपनी पाइपलाइन के प्रभाव पर बहुत बारीक नियंत्रण देता है, जिससे आप संसाधनों और समय दोनों की बचत करते हैं। ठीक है। टेक वर्ल्ड विद नाना के वीडियो में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ये क्या भूमिका निभाते हैं? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपकी पाइपलाइन को डायनेमिक और प्रासंगिक बनाते हैं। इन्हें आप हर बिल्ड का ID कार्ड समझ सकते हैं। जेंकिंस फाइल में एक एनवायरनमेंट ब्लॉक होता है, जहां आप अपने खुद के वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे वर्जन = 1.2.3। और जेनकिंस आपको कुछ बने बनाए वेरिएबल्स भी देता है, जैसे ब्रांच नेम या बिल्ड नंबर, जो आपको बिल्ड के बारे में जानकारी देते हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड्स और सीक्रेट्स को संभालना है ना? मुझे लगता है ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा जरूरी। आपको कभी भी किसी भी हालत में पासवर्ड या API कीज को अपनी जेनकिंस फाइल में सीधे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जेनकिंस फाइल तो आपके कोड के साथ गिट में है और वो सबके लिए खुला हो सकता है। इसके लिए वो क्रेडेंशियल्स बाइंडिंग प्लगइन का इस्तेमाल होता है। आप अपने सारे सीक्रेट्स जेनकिंस के सुरक्षित वॉल्ट में स्टोर करते हैं और फिर अपनी पाइपलाइन में उन्हें एक एनवायरनमेंट वेरिएबल के रूप में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी संवेदनशील जानकारी कोड से पूरी तरह बाहर रहती है। अच्छा, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से हम पाइपलाइन के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे क्रेडेंशियल्स। बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पाइपलाइन को शुरू करने से पहले ही उसे कुछ बता सकें? मान लीजिए मुझे किसी खास सर्वर पर ही डिप्लॉय करना है, क्या मैं ये बिल्ड शुरू करते समय चुन सकती हूँ? बहुत अच्छा सवाल, और आपने खुद ही अगले टॉपिक का रास्ता बना दिया।
इसका जवाब है पैरामीटर्स। जेनकिंस फाइल में एक पैरामीटर्स ब्लॉक आपको बिल्ड शुरू करते समय यूजर से इनपुट लेने की अनुमति देता है। जब आप ये ब्लॉक जोड़ते हैं तो जेनकिंस में बिल्ड बटन बिल्ड विथ पैरामीटर्स में बदल जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? कई तरीकों से। आप यूजर से पूछ सकते हैं कि किस वर्जन को डिप्लॉय करना है। इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, या आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दे सकते हैं जिससे वो चुने कि डेवलपमेंट सर्वर पर डिप्लॉय करना है या टेस्टिंग सर्वर पर। आप एक चेक बॉक्स भी दे सकते हैं स्किप लॉन्ग रनिंग टेस्ट्स, जिससे वे चाहें तो लंबे समय तक चलने वाले टेस्ट को स्किप कर सके, या पाइपलाइन को सिर्फ एक स्वचालित स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा एक लचीला और इंटरैक्टिव उपकरण बना देता है। अब आते हैं गति पर। आकाश कुमार का वीडियो इसी एक चीज पर केंद्रित है, पैरेलल यानी समानांतर स्टेज। ये किस समस्या का समाधान करता है? ये आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है, गति और दक्षता। देखिए, हमारी असेंबली लाइन में कुछ काम क्रम से ही होने चाहिए। आप गाड़ी पर टाइल लगाने से पहले उसे पेंट करना चाहेंगे, है ना? ये एक सीधी रेखा है। लेकिन कुछ काम एक साथ चल सकते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के टेस्ट। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्ट और यूआई टेस्ट। अगर ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं तो उन्हें एक के बाद एक चलाना समय की भयानक बर्बादी है। अगर हर टेस्ट में 5 मिनट लगते हैं तो क्रम से चलाने पर 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट तक डेवलपर इंतजार करेगा। मैंने एक टीम के साथ काम किया था जहां उनका पूरा बिल्ड 45 मिनट का था, जिसमें से 30 मिनट सिर्फ अलग अलग टेस्ट में लगते थे। डेवलपर सचमुच कॉफी पीने चले जाते थे। जब हमने उनके टेस्ट को समानांतर चलाया तो वही 30 मिनट का काम सिर्फ 8 मिनट में होने लगा। फीडबैक लूप इतना छोटा हो गया कि उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। 8 मिनट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो हम इन्हें एक साथ कैसे चलाते हैं? सिंटैक्स मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक मुख्य स्टेज बनाते हैं, मान लीजिए टेस्टिंग नाम का, और उसके अंदर एक पैरेलल ब्लॉक बना देते हैं। उस ब्लॉक के अंदर आप उन सभी स्टेजों को लिख देते हैं जिन्हें आप एक साथ चलाना चाहते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट का एक स्टेज, इंटीग्रेशन टेस्ट का दूसरा, और इसी तरह। जेनकिंस इन सभी को एक साथ शुरू कर देगा, बशर्ते आपके पास उतने खाली वर्कर्स यानी एजेंट्स हों। वीडियो में समय की बचत का एक जबरदस्त उदाहरण था। 4 स्टेज, हर एक 5 सेकंड का। क्रम से चलाने पर 21 सेकंड लगे, जबकि समानांतर चलाने पर वही काम सिर्फ 5 सेकंड में हो गया। पर इसमें कोई कैच है क्या? क्या होगा अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वर्कर हो? यही इसका जरूरी पहलू है। अगर आपके पास एक ही एजेंट है तो जेनकिंस उन्हें एक साथ शुरू नहीं कर पाएगा, वो उन्हें फिर भी एक एक करके ही चलाएगा। समानांतर एग्जीक्यूशन का पूरा फायदा उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। एक और बात ध्यान रखनी होती है कि आपके टेस्ट सच में स्वतंत्र हों। अगर आपका एक टेस्ट कोई फाइल बनाता है जिसे दूसरा टेस्ट इस्तेमाल करता है तो आप उन्हें समानांतर नहीं चला सकते। और क्या हम दोनों तरीकों को मिला सकते हैं, कुछ समानांतर और कुछ क्रम से? जरूर, आप एक हाइब्रिड तरीका अपना सकते हैं। आप एक पैरेलल ब्लॉक में सभी टेस्ट चला सकते हैं और फिर उस पूरे ब्लॉक के पूरा होने के बाद एक अगला स्टेज क्रम से चला सकते हैं, जैसे डिप्लॉय टू स्टेजिंग। ये बहुत लचीलापन देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक बुनियादी पाइपलाइन की संरचना, जिसे हमने फैक्ट्री की असेंबली लाइन का से लेकर उसे स्मार्ट बनाने, नियंत्रित करने और तेज बनाने की उन्नत तकनीकों तक को समझा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी CI/CD प्रक्रिया को कोड के रूप में एक जेनकिंस फाइल के माध्यम से प्रबंधित करने से ऑटोमेशन की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं और वो खिचड़ी बनने से बच जाती है। बिल्कुल। संक्षेप में अगर हम स्रोतों से सबसे अच्छे तरीके निकालें तो वो हैं, पहला, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स का उपयोग करें क्योंकि ये सरल और मानकीकृत है। दूसरा, अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट और तार्किक स्टेज में बांटें, जैसे हमारी असेंबली लाइन। तीसरा, शेयर्ड लाइब्रेरीज के साथ कोड का दोबारा उपयोग करें ताकि दोहराव से बचा जा सके और गवर्नेंस लागू हो। चौथा, व्हेन एक्सप्रेशन से प्रवाह को नियंत्रित करें ताकि स्टेज सही समय पर चलें। और पांचवा, जहां भी संभव हो पैरेलल स्टेज से गति बढ़ाएं और फीडबैक लूप को छोटा करें। जब लॉजिक बहुत जटिल हो जाए तो उसे बाहरी ग्रूवी स्क्रिप्ट फाइलों में निकाल दो ताकि जेनकिंस फाइल साफ सुथरी और पढ़ने में आसान रहे। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जो सोचने लायक है। एक पाइपलाइन का लॉजिक किस बिंदु पर इतना जटिल हो जाता है कि उसे सिर्फ एक स्क्रिप्ट की तरह नहीं बल्कि एक अलग पूरे एप्लीकेशन की तरह माना जाना चाहिए। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके अपने टेस्ट हों, अपना वर्जन हो और अपना डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो। एक साधारण ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और एक जटिल सॉफ्टवेयर के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर टीम को तब करना पड़ता है जब उनकी पाइपलाइन साधारण से जटिल होने लगती है।